हम्म आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। राइट। और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि ये रही समस्या। मतलब एक एकदम स्पष्ट तस्वीर और एक सीधा इलाज। और ये बात ना इंसान को थोड़ी तसल्ली भी देती है, हाँ वो तो है। क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीज़ों को जल्दी स्वीकार करता है जो सामने दिखाई दें या जिन्हें आसानी से मापा जा सके। बिल्कुल सही कहा। लेकिन फिर जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी तरक्की के दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम धुंधला हो जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत जटिल है। मतलब कोई एक लाइन नहीं है जो बता सके कि एक देश अमीर क्यों हो रहा है और दूसरा गरीब क्यों रह गया। और इस धुंधलेपन को समझना ही अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी चुनौती रही है। दशकों तक अर्थशास्त्री बस अंधेरे में तीर चलाते रहे। हाँ, ये समझने के लिए कि विकास का असली इंजन आके रहे क्या। राइट। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन भी ना इसी धुंधलेपन को साफ करना है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कोई भी देश असल में आर्थिक रूप से तरक्की कैसे करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के विचारों को खंगालेंगे जिसने पूरी दुनिया की सरकारों के सोचने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। उनका नाम है रॉबर्ट सोलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े दिग्गज। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को दिशा देने के लिए हमने नोबेल प्राइज की आधिकारिक वेबसाइट से कुछ बहुत ही शानदार स्रोत जुटाए हैं। हाँ, जैसे कि उनका 1987 का नोबेल प्राइज लेक्चर। राइट। और साथ ही 2004 में दिया गया उनका एक बेहद विस्तृत इंटरव्यू और कुछ पुरानी प्रेस रिलीज। तो हमारे पास बहुत सारा ओरिजिनल मटेरियल है। एकदम। तो ये कहानी है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के एक युवा की, जिसने अपने गणितीय समीकरणों से असल दुनिया में रोजगार, शिक्षा और तकनीक का भविष्य तय कर दिया। अगर हम रॉबर्ट सोलो के जीवन की शुरुआत देखें ना, तो उनका जीवन खुद उस दौर की उथल-पुथल का आईना है। उनका जन्म 23 अगस्त 1924 को ब्रुकलिन में हुआ था। यानी मंदी से ठीक पहले का वक्त। बिल्कुल। फिर 1940 में वे स्कॉलरशिप पर हार्वर्ड पहुंचे, लेकिन उनकी पढ़ाई ज्यादा दिन शांति से चल नहीं सकी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। 1942 से 1945 तक उन्होंने मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे स्रोतों में भी है। ओ, वो कोट। हाँ, सोलो ने खुद कहा है कि वे और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड असल में 1930s की महामंदी और युद्ध की उपज है। ये सच में बहुत गहरी बात है। मतलब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके पूरे सोचने के तरीके को परिभाषित करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। आप खुद सोचिए, जब आप अपने आसपास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ढहते हुए देखते हैं, महामंदी के समय। हाँ, लोगों की जिंदगी तबाह होते देखते हैं और फिर एक विश्व युद्ध का सामना करते हैं, तो आपके लिए अर्थशास्त्र सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले कोई फॉर्मूले नहीं रह जाते। बिल्कुल, वो समाज को बचाने का एक टूल बन जाता है। एग्जैक्टली। सोलो का पूरा ध्यान इसी बात पर केंद्रित हो गया कि अर्थव्यवस्थाएं काम कैसे करती हैं और वे लंबे समय तक स्थिर कैसे रह सकती हैं। तो युद्ध के बाद जब वे हार्वर्ड वापस आए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो 1949 में वे MIT के अर्थशास्त्र विभाग से जुड़ गए। और फिर जीवन भर वही रहे। हाँ, लेकिन मुझे ना उनकी शुरुआती रुझान में एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास दिखा। वो क्या? एक छात्र के रूप में उनका झुकाव कंज्यूमर चॉइस यानी उपभोक्ता की पसंद की तरफ नहीं था, बल्कि प्रोडक्शन थ्योरी की तरफ था। राइट। उन्होंने इसे अधिक डाउन टू अर्थ कहा। हाँ। पर मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों? देखिए, उपभोक्ता की पसंद ना एक तरह का मनोविज्ञान है। मतलब कोई इंसान लाल रंग की कार क्यों खरीदता है और नीली क्यों नहीं, ये बहुत व्यक्तिपरक है। हाँ, वो तो इंसान के मूड पर निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ठोस होती है। एक कारखाने में स्टील, मशीनें, मजदूर और ऊर्जा मिलकर कैसे एक कार बनाते हैं, ये एक भौतिक वास्तविकता है। ओह, समझ गया। तो सोलो को इसी ठोस जमीन पर काम करना पसंद था। एग्जैक्टली। वे बस ये समझना चाहते थे कि समाज अपनी उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहीं से वो बौद्धिक टकराव शुरू होता है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। आप 1940 और 50 के दशक के उस हैरोल्ड डोमर मॉडल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल।
उस वक्त अर्थशास्त्र की दुनिया में इस मॉडल का भारी दबदबा था। लेकिन हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे सोलो को इस मॉडल से सख्त चिढ़ थी। हाँ, वे सच में इस मॉडल की कमियों को लेकर शारीरिक रूप से बेचैन थे। तो मतलब इतनी क्या परेशानी थी इस मॉडल में? अ, उनकी बेचैनी के पीछे एक बहुत ठोस गणितीय और तार्किक कारण था। इस हेरोडोमा मॉडल को ना नाइफ एज या चाकू की धार वाला ग्रोथ मॉडल कहा जाता था। नाइफ एज सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। था भी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में दो चीजें एकदम पत्थर की लकीर की तरह तय होती हैं। पहला सेविंग रेट यानी बचत दर, और दूसरा कैपिटल आउटपुट रेशियो। अच्छा, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? मतलब कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करने के लिए आपको कितनी मशीनों या पूंजी की जरूरत होगी। ओके, तो हेरोडोमर मॉडल का मानना था कि ये अनुपात प्रकृति के किसी अटल नियम की तरह फिक्स है। एग्जैक्टली। और इस कठोरता का मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था में लचीलेपन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर आबादी तेजी से बढ़ गई तो भयंकर बेरोजगारी फैल जाएगी। अगर निवेश थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो अर्थव्यवस्था या तो गहरी मंदी की खाई में गिर जाएगी या फिर अनियंत्रित महंगाई का शिकार हो जाएगी। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी तूफान के बीच टाइट रोक पर चलने की कोशिश करना। हाँ, एकदम चाकू की धार पर। इस बेतुकेपन को सोलो ने एक बहुत ही शानदार एनालॉजी से समझाया है। वो मंगल ग्रह वाली एनालॉजी। हाँ, उन्होंने कहा कि सोचो अगर मंगल ग्रह से कोई एलियन धरती पर आता है और उसने सिर्फ हेरोडोमर का साहित्य पढ़ा होता, तो उसे धरती पर आकर ये उम्मीद होती कि पूंजीवाद तो बहुत पहले ही खुद को झकझोर कर नष्ट कर चुका होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि असल दुनिया इतनी नाजुक नहीं होती ना। वही तो, इतिहास गवाह है कि भयंकर मंदी और युद्धों के बाद भी अर्थव्यवस्थाएं खुद को संभाल लेती हैं। और सोलो ने इसी वास्तविकता को गणितीय रूप दिया अपने 1956 के उस ऐतिहासिक पेपर में, अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जैक्टली। इसी पेपर ने उस नाइफ एज की कठोरता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या बदल दिया इसमें? सोलो का सबसे बड़ा नवाचार यह था कि उन्होंने इस मॉडल में लचीलापन डाल दिया। ओके। उन्होंने कहा कि कैपिटल यानी मशीनें और लेबर यानी इंसान, इनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का सिद्धांत था। हाँ, सोलो ने समझाया कि बाजार अंधी जगह नहीं है। अगर किसी देश में अचानक मशीनें बहुत महंगी हो जाएं और मजदूर सस्ते हों, तो कारखाने के मालिक महंगी मशीनें थोड़ी ना खरीदेंगे। जाहिर है वे ज्यादा मजदूरों को काम पर रख लेंगे। बिल्कुल, और अगर मजदूर महंगे हो जाएं, तो वे मशीनों की तरफ रुख कर लेंगे। तो ये बाजार का एक प्राकृतिक एडजस्टमेंट है जो अर्थव्यवस्था को उस चाकू की धार से गिरने से बचाता है। एकदम सही समझे आप। अच्छा, लेकिन रुकिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। यहाँ मुझे एक बड़ी शंका है। बताइए। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं वैभव सरकारों से, वित्तीय सलाहकारों से, कि अगर किसी देश को अमीर बनना है तो उसे अपनी बचत बढ़ानी चाहिए। ज्यादा पैसा बचाओ, ज्यादा निवेश करो। हाँ, और देश तेजी से तरक्की करेगा। लेकिन स्रोतों के मुताबिक सोलो के मॉडल का सबसे हैरान करने वाला निष्कर्ष ये था कि लगातार सेविंग रेट बढ़ाने से विकास दर स्थायी रूप से नहीं बढ़ती। बिल्कुल, ये उनका एक बहुत बड़ा निष्कर्ष था। तो क्या सोलो ये कह रहे थे कि बचत करना बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास दर और उत्पादन के स्तर में फर्क होता है। मतलब ग्रोथ रेट और लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, जब आप बचत बढ़ाते हैं और निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था का स्तर एक बार के लिए ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो हमेशा उसी तेज रफ्तार से ऊपर नहीं चढ़ता रहेगा। ये बात थोड़ी तकनीकी लग रही है। इसे समझने के लिए मैं एक बाल्टी वाले उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में आप पानी डाल रहे हैं। अगर आप पानी डालने की स्पीड बढ़ा दें तो बाल्टी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब बाल्टी एक नए स्तर तक भर जाएगी तो उसके भरने की वो तेज रफ्तार हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी, जब तक कि आप और ज्यादा तेज पानी न डालें, जिसकी एक सीमा होती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स या घटते प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट। हाँ, इसे एक किसान के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए किसान के पास एक खेत है और वो हाथों से काम करता है। ठीक है। अगर आप उसे एक ट्रैक्टर खरीद कर दे दें तो उसकी पैदावार में भारी उछाल आएगा। बिल्कुल, काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाकर उसे 10 ट्रैक्टर दे दें तो 10वें ट्रैक्टर का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खेत तो उतना ही है और चलाने वाला वो अकेला है। एग्जैक्टली। इसलिए लंबे समय में सिर्फ सेविंग बढ़ाकर और मशीनें खड़ी करके आप अर्थव्यवस्था को लगातार तेज रफ्तार से नहीं दौड़ा सकते। ओह वाओ! तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर सेविंग और मशीनें स्थायी विकास का इंजन नहीं है तो फिर वो इंजन है क्या?
मतलब वो कौन सी चीज है जो उस डिमिनिशिंग रिटर्न्स की दीवार को तोड़ सकती है? और इसी सवाल का जवाब सोलो ने अपने अगले बड़े काम में दिया, उनका 1957 का पेपर। जिसे आज सोलो रेजिडुअल कहा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने गणितीय रूप से साबित किया कि वो जादुई इंजन तकनीकी प्रगति है। सच में ये डेटा मुझे वाकई हैरान कर गया था। सोलो ने 1909 से 1949 तक के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। 40 साल का डेटा। राइट। इस दौरान अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्पादन दोगुना हो गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दोगुना विकास कहाँ से आया, तो पता चला कि ज्यादा पूंजी या मशीनों का योगदान केवल 1/8वां हिस्सा था। यानी 1/8। हाँ, और बाकी का 7/8वां हिस्सा यानी करीब 87% सिर्फ तकनीकी प्रगति और ज्ञान के कारण था। ये एक बहुत बड़ा यूरेका मोमेंट था पूरी अर्थशास्त्र की दुनिया के लिए। इसी से सोलो ने ग्रोथ अकाउंटिंग की नींव रखी। ये ग्रोथ अकाउंटिंग असल में काम कैसे करता है? इसे अपना एक रेसिपी बुक की तरह सोच सकते हैं। ओके। ये अर्थशास्त्रियों को ये नापने का तरीका देता है कि किसी देश की तरक्की की डिश में कौन सी सामग्री कितनी डली है। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है। मतलब कितना प्रतिशत विकास ज्यादा मजदूरों के काम करने से आया, कितना नई मशीनें लगाने से आया और कितना विशुद्ध रूप से नए विचारों और नई तकनीक से आया। तो बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल। एडवर्ड डेनिसन जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस डेटा को और भी गहराई से परखा। उनके आंकड़ों के मुताबिक 1929 से 1982 के बीच अमेरिका के आर्थिक विकास का 64% हिस्सा सिर्फ ज्ञान में वृद्धि से आया था। ज्ञान में वृद्धि और शायद शिक्षा से भी। हाँ, करीब 30% हिस्सा बेहतर शिक्षा का था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब आम जीवन और पॉलिसी में इसका क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा था। 1960 के दशक के बाद ना सोलो के इस फ्रेमवर्क ने दुनिया भर की सरकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमें वास्तव में आगे बढ़ना है तो सिर्फ कारखाने लगाने से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सिर्फ और ज्यादा स्टील प्लांट या कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने से देश अमीर नहीं होते। सरकारों को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना होगा। यानी R&D में। हाँ, उन्हें बेहतर विश्वविद्यालय बनाने होंगे क्योंकि इंसान का दिमाग और उसका कौशल ही असली विकास लाता है। ये सच में पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियों की दिशा बदलने वाला विचार था। बिल्कुल था। तो ये तो बात हुई उनके सैद्धांतिक मॉडल की, जो ये समझाता है कि दुनिया अतीत में कैसे आगे बढ़ी। लेकिन अब यहाँ से हम इस चर्चा को 21वीं सदी की उलझनों की तरफ मोड़ते हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, 2004 में सोलो ने एक बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने आधुनिक दुनिया की कई ज्वलंत समस्याओं पर बात की थी। राइट। वो इंटरव्यू इस बात का प्रमाण है कि 1956 का वो सैद्धांतिक नजरिया आज की जटिलताओं को कैसे देखता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए यह स्पष्ट कर दूं कि इस इंटरव्यू में सोलो ने जिन मुद्दों पर बात की है, जैसे कि इमिग्रेशन और बेरोजगारी भत्ते, हाँ, ये आज भी राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील विषय हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग राजनीति में इन पर काफी तीखी बहसें होती हैं। एकदम सही कहा आपने। तो हम यहाँ ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मूल स्रोत में रॉबर्ट सोलो ने इन मुद्दों को एक अर्थशास्त्री के ठंडे और तार्किक नजरिए से कैसे परखा। बिल्कुल। एक अर्थशास्त्री के लिए ना हर इंसान, हर मशीन, हर पॉलिसी बस एक इनपुट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगारी की। हाँ, इंटरव्यू में पत्रकार ने अमीर देशों में बेरोजगारी की समस्या उठाई थी कि अमीर देशों में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे सरकार से इतना अच्छा भत्ता मिलता है कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करना ही नहीं चाहता। राइट। जैसे जर्मनी में तो €1 प्रति घंटा का प्रस्ताव भी आया था। वो क्या था? कि आप बेरोजगारी भत्ता लेते रहें और काम करने पर आपको बस €1 प्रति घंटा अतिरिक्त पैसा मिले। ओह, तो सोलो का इस पर क्या नजरिया था? उनका नजरिया बहुत व्यावहारिक था। उन्होंने बताया कि अगर घर बैठे भत्ते से उतना ही पैसा मिल रहा है जितना सुबह उठकर बस पकड़कर कोई थका देने वाला काम करके मिलेगा, तो भला कोई काम क्यों करेगा? एग्जैक्टली। ये तो इंसानी फितरत है और आर्थिक नजरिए से एक भयानक स्थिति है ना। बिल्कुल, क्योंकि आप मानव श्रम को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। सोलो ने जर्मनी के उस मॉडल को थोड़ा अपमानजनक माना था। तो उन्होंने समाधान क्या सुझाया? इसके बजाय उन्होंने अमेरिका के अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट सिस्टम की काफी तारीफ की। ये अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट, ये सिस्टम कैसे अलग है?
देखिए, इस सिस्टम में सरकार काम करने वालों को टैक्स लगाकर दंडित करने के बजाय कम आय वाले लोगों को काम करने पर टैक्स रिटर्न के रूप में नकद पैसा वापस देती है। ओह, तो मतलब घर बैठने की तुलना में काम करना आर्थिक रूप से ज्यादा लाभदायक बन जाता है। एग्जैक्टली। सोलो का तर्क था कि श्रम बाजार को उसके हाल पर छोड़ दें, लेकिन सरकार इस टैक्स क्रेडिट के जरिए ये सुनिश्चित करे कि काम करने वाले हर व्यक्ति का जीवन स्तर सम्मानजनक हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके बाद उस इंटरव्यू में बातचीत इमिग्रेशन यानी आप्रवासन की तरफ बढ़ती है। हाँ, जो आज यूरोप और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राइट, क्योंकि वहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, युवा कम है और रिटायर होने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो आर्थिक चश्मे से देखें तो इस समस्या का सबसे आसान और तार्किक समाधान इमिग्रेशन ही है। बिल्कुल। सोलो ने भी स्पष्ट किया था कि विकासशील देशों से आने वाले प्रवासी अपने साथ दो बहुत जरूरी चीजें लाते हैं। पहला तो ये कि वे काम करने की उम्र के होते हैं, हाँ, जो सीधे तौर पर श्रम बाजार की कमी को पूरा करते हैं। और दूसरा ये कि वे स्थानीय लोगों की तुलना में औसतन ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो भविष्य की वर्किंग क्लास आबादी को बढ़ाते हैं। मतलब अर्थशास्त्र के नजरिए से ये एकदम परफेक्ट समाधान लगता है। हाँ, जरूरत है और आप उसे बाहर से पूरा कर रहे हैं। लेकिन सोलो इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ थे कि जो चीज कागज पर अर्थशास्त्र के नजरिए से सही है, वो समाज में इतनी आसानी से स्वीकार नहीं की जाती। एग्जैक्टली। उन्होंने बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये माना कि इमिग्रेशन अपने साथ भारी राजनीतिक असहमतियां और सांस्कृतिक बदलाव का डर लेकर आता है। लोग विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति बदल रही है। राइट, या उनके शहर की सड़कों का रूप बदल गया है। हालांकि हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि सोलो ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ये भी जोड़ा था कि सड़कों का थोड़ा कलरफुल होना उन्हें बुरा नहीं लगता। हाँ, लेकिन असल में वो ये समझा रहे थे कि आर्थिक तर्क और सामाजिक भावनाओं के बीच अक्सर एक बहुत गहरी खाई होती है। वाकई, ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक हार्डकोर अर्थशास्त्री इंसानी भावनाओं को भी अपने विश्लेषण में जगह दे रहा है। बिल्कुल। और जब भविष्य की बात होती है ना, तो एक सवाल हमेशा उठता है, पर्यावरण का। हाँ, अगर आर्थिक विकास लगातार होता रहेगा तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब धरती के सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे? जैसे कोयला, तेल या खनिज। राइट। कई लोग इस बात को लेकर बहुत निराशावादी हैं, लेकिन सोलो काफी आशावादी थे। और उनका ये आशावाद हवाई बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक सिद्धांत था। वो क्या? उन्होंने विंटेज कैपिटल का विचार सामने रखा। ओके, ये विंटेज कैपिटल क्या होता है? विंटेज कैपिटल का मतलब है कि जब नई तकनीक आती है तो वो सिर्फ पुरानी मशीनों की संख्या में इजाफा नहीं करती, बल्कि उनका रूप ही बदल देती है। मतलब मशीनें बेहतर हो जाती हैं? हाँ, इसे एक उदाहरण से सोचिए। 1990 के दशक का एक विशालकाय कंप्यूटर जितनी बिजली पीता था और जितना काम करता था, उसकी तुलना में आज का आपका छोटा सा स्मार्टफोन 1000 गुना ज्यादा तेज है और बिजली न के बराबर लेता है। ओह वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। राइट। नई मशीनें संसाधनों का कहीं बेहतर और कम इस्तेमाल करती हैं। मतलब तकनीकी प्रगति हमें कम प्राकृतिक संसाधनों में ज्यादा उत्पादन करना सिखा देती है। बिल्कुल। और इसके अलावा सोलो ने ये भी समझाया कि जैसे जैसे देश अमीर होते हैं, लोगों की मांग का पैटर्न भी बदल जाता है। वो कैसे? गरीब देश अपनी आय भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जैसे ज्यादा खाना, ज्यादा कपड़े, जिनमें बहुत ज्यादा संसाधन लगते हैं। समझ गया। लेकिन अमीर देशों में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सॉफ्टवेयर और वित्तीय सेवाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं। और इन सेवाओं में प्राकृतिक संसाधनों की खपत बहुत कम होती है। एग्जैक्टली। इसलिए विकास का मतलब हमेशा सिर्फ ज्यादा कोयला जलाना नहीं होता। यह एक बहुत ही रिफ्रेशिंग नजरिया है। हालांकि सोलो हर चीज को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं थे। हाँ, वो हवाई जहाज वाला किस्सा। हाँ, संसाधनों की बर्बादी को लेकर उनकी एक शिकायत बहुत ही मजेदार थी। स्रोतों में उस किस्से का जिक्र है जहां वे पूरी फ्लाइट में मूंगफली का वो छोटा सा पैकेट खोलने के लिए संघर्ष करते रहे। बिल्कुल। और उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा था कि इन पैकेट्स को खोलने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये किस्सा सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत गहरा आर्थिक तर्क था। वो हमारी अर्थव्यवस्था में पैकेजिंग और वेस्टेज की समस्या पर निशाना साध रहे थे। राइट। उनका मानना था कि बाजार अक्सर ऐसी चीजों का उत्पादन करता है जो संसाधनों की सरासर बर्बादी हैं, जिन्हें आसानी से कम किया जा सकता है। हाँ,
सरकारें नियम या टैक्स लगाकर इस कचरे को कम कर सकती हैं और अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ बना सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो बाजार बहुत समझदार है, लेकिन उसे कभी-कभी सही दिशा में धकेलने की जरूरत होती है। एकदम सही। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो ये कि रॉबर्ट सोलो ने दुनिया को क्या सिखाया। हाँ, उन्होंने सिखाया कि तरक्की केवल अंधाधुन मशीनें लगाने या सिर्फ पैसा बचाकर बैंक में रख देने से नहीं आती। बिल्कुल। असली विकास उस बिंदु से शुरू होता है जहां नए विचार, नई तकनीक और इंसानी कौशल आपस में मिलते हैं। और उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही थी कि उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि मानव ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए आर्थिक विकास की भी कोई परम सीमा नहीं है। वाकई ये ज्ञान उन सभी के लिए बहुत मायने रखता है जो भविष्य की तरक्की के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये बताता है कि असली निवेश नई सोच में होना चाहिए। एकदम सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर हमने आज चर्चा नहीं की है। अच्छा। हाँ, और ये विचार शायद रॉबर्ट सोलो के इस पूरे क्लासिक मॉडल की बुनियाद को ही हिला दे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? देखिए, हमने बात की कि सोलो का पूरा मॉडल लेबर यानी इंसान और कैपिटल यानी मशीन, इन दोनों के बीच एक संतुलन पर टिका है। मशीन महंगी हो तो इंसान को लगाओ, इंसान महंगा हो तो मशीन ले आओ। राइट। और विकास तब होता है जब इंसान नई और बेहतर मशीन बनाता है। बिल्कुल, जिसे हमने विंटेज कैपिटल कहा। लेकिन आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, जो बहुत तेजी से बदल रहा है सब कुछ। एआई सिर्फ एक नई मशीन नहीं है। एआई पहली बार एक ऐसी तकनीक है जो खुद ही नई तकनीक का निर्माण कर रही है। वो इंसानी दिमाग का काम कर रही है। एग्जैक्टली। तो सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में एआई मानव श्रम की जरूरत को ही पूरी तरह से खत्म कर दे? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जब कैपिटल ही लेबर बन जाए, तो क्या सोलो का वो लचीला मॉडल जो पूंजी और मानव श्रम के बीच संतुलन पर आधारित था, क्या वो भविष्य की इस पूरी तरह से ऑटोमेटेड दुनिया में भी काम करेगा? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब अगर एआई इंसान की जगह ले ले और श्रम की कीमत शून्य हो जाए तो समाज में धन का बंटवारा कैसे होगा? यही तो। ये तो अर्थशास्त्र की बुनियादी नियमों को फिर से लिखने की मांग कर रहा है। तो वो धुंधला एक्सरे जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो एक्सरे शायद कभी पूरी तरह से साफ नहीं होगा। अर्थशास्त्र कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है जो इंसानी इनोवेशन के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। बिल्कुल। सोलो ने हमें पिछली सदी के धुंधलेपन के पार देखने का चश्मा दिया था, लेकिन एआई के इस नए तूफान में शायद हमें एक नए चश्मे की, एक नए रॉबर्ट सोलो की तलाश है। बहुत खूब कहा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।